Focus. Ideate. Innovate. Enable. नवंबर की शाम को जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में, पहले तो लोगों को लगा कि ये सारी समस्या उन लोगों की है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो कामकाज करते हैं और उन्होंने पैसे अपने कामकाज में या तो दिखाए नहीं है, छुपाए हैं, घर में रखे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये समस्या सिर्फ उन पुरुषों की नहीं है जिनके पास पैसे थे, काफी बड़ी समस्या है हर घर घर में। और समस्या इसलिए भी थी कि हिंदुस्तान की कई सारी महिलाएं ऐसे हैं, या यूं कहूं कि ज्यादातर महिलाएं ऐसी है जो कुछ न कुछ बचाकर जरूर रखती है उस दिन के लिए जो हम अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहते हैं, या कोई मुसीबत हो, कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिस वक्त पैसे की जरूरत पड़े तो वो अपने परिवार के लिए उस पैसे से मदद कर सके। अब इसके लिए पैसा बचाकर रखा था, लेकिन बात कुछ और हो गई और वो पैसा बाहर आ गया और अब सारा का सारा पैसा बैंक में या उनके परिवार वालों या पतियों की नजर में। तो अब बड़ा सवाल ये कि ये तो खाली हो चुका है, फिर से ये पैसा भरने की शुरुआत कैसे करनी है और किस सही तरीके से करनी है। इस पर सीएनबीसी आवाज ने सोचा कि क्यों न पहला कदम उठाया जाए उन तमाम महिलाओं के साथ जिन्हें वाकई में निवेश के बारे में, बचत के बारे में, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानने और समझने की जरूरत है। और इसी क्रम में आज हम मुंबई में एक खास शो कर रहे हैं पहला कदम का, जहां हमारे साथ दो खास ग्रुप हैं, मुंबई के लायंस क्लब की महिलाएं और साथ ही मुंबई के तेरापंथ महिला मंडल की सदस्य आए हैं, जिनके साथ हम ये खास शो कर रहे हैं। आज इस शो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का भी बड़ा दमदार पैनल, और फॉर अ चेंज आज हमारे पैनल पर भी सारी की सारी महिला एक्सपर्ट्स हम लेकर आए। तो मैं शुरुआत करता हूं सोहिनी अंदानी से, जो हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर है। मेरे साथ है मिस लक्ष्मी अय्यर, जो कोटक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है। तो सोना और चांदी की एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। जी हाँ, हमारे साथ है प्रीति राठी गुप्ता, और आपकी पूरी पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग करने के लिए हमारे साथ जानी मानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पूनम रूंगता जी भी है। आप सब एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर, और शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पूनम जी, आपके साथ ये फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, ये महिलाओं के काम थोड़ी है, ये तो उनके घर के जो मेल मेंबर्स है वो सब करते हैं। महिलाओं को ये सब बताने की जरूरत क्या है? आप लोग को लगता है अनिल जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल, चलिए ये सुनकर अच्छा लगा। तो अब आप ये बताएं कि फिर क्या कुछ सीखने और समझने की जरूरत है? देखिए, जो महिलाएं हैं यानी वी ऑल, इन्हें नॉर्मली कहा जाता है कि आप मर्दों की बराबरी ना करें या व्हाटएवर जो भी डेरोगेटरी वर्ड्स बोले जाते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूंगी कि हम मर्दों के बराबर नहीं, हम उनसे कहीं आगे हैं। बट फाइनेंशियल प्लानिंग सारी महिलाएं ही करती हैं घर में। जो हाउस रिलेटेड बातें हैं, जैसे बजटिंग हम ही करते हैं, सेविंग जो हाउस एक्सपेंस में से सेविंग भी हम ही करते हैं, मगर हम मार कहाँ खाते हैं? वी आर एक्सपर्ट इन बजटिंग एंड स्पेंडिंग एंड सेविंग, मगर हमारी कमी होती है उस सेविंग को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने में। हम उन्हें सही तरीके से पार्क नहीं करते हैं, और वो जो सेविंग हम बचा के, बहुत मेहनत से बचत होती है, ये आपको सभी को पता है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कमाई उस तरीके से बढ़ नहीं रही है, तो हम बहुत ही मुश्किल से सेविंग करते हैं, मगर वो सेविंग को सही तरीके से पार्क नहीं करते हैं, उसे घर में रखते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेविंग हमारी कम होती जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम औरतों के लिए 1000 रुपए, महज 1000 रुपीज बचाना बहुत आसान सी बात है, ठीक है। आप हर महीने अगर 1000 रुपए बचा के अपने घर में सेव करती रहेंगी तो आफ्टर 30 इयर्स जितने बचाए हैं उससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मगर 1000 रुपीज की एसआईपी कोई भी फंड में हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, क्योंकि ये तो हमारी आदत है, वी आर इंडियंस, हमारी आदत है पैसे बचाना। तो वो पैसे अगर हम एक एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए कोई भी अच्छे फंड में करेंगे तो वो 1.5 करोड़ जितने हो सकते हैं ओवर 30 इयर्स। एक और चीज जो महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद है शायद प्रीति, वो आपकी एक्सपर्टाइज है, गोल्ड और सिल्वर। चाहे वो ज्वेलरी के हिसाब से ले ले, पहनना हो, खरीदना हो, बचाना हो, सेविंग करना हो फ्यूचर के लिए, ये सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान का, और खासतौर से महिलाओं में। क्या यही इन्वेस्टमेंट आगे भी पॉपुलर रहेगा, इसी तरह से रिटर्न्स देगा? क्योंकि अब तक हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है
सोने ने बचाया है? हमारी तो पसंदीदा चीज है सोना। शुरू से आई थिंक हमारी ये एक हमारी संस्कृति का, कल्चर का पार्ट है जो जिसमें काफी लॉजिक भी भरा हुआ था कि आज सोना माना जाता था कि इन्फ्लेशन को बीट करता है, यानी कि आप जो आज 100 रुपए में खरीद सकते हैं वो आप 5 साल बाद उस 100 रुपए में आप नहीं खरीद सकते, उससे काफी कम खरीद पाएंगे क्योंकि चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग उस समय सोने में इन्वेस्ट करते थे कि आप सोने में जितना आप इन्वेस्ट करें उतना आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने आप को सेव करें। आज की तारीख में शायद ये चीज सही ना हो। सोना इस तरह सोने की प्राइसेस बढ़े नहीं, इनफैक्ट हमने काफी पिछले साल में तो देखा कि काफी भाव गिर गए थे। अगर आपको कोई बोले कि सोने में इन्वेस्ट मत करिए तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप सोच के करिए कि मेरे को पूरे 100 रुपए सोने में डालने हैं कि थोड़े सोने में डालने हैं, कोई और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये भी बहुत जरूरी है सोने में। मैं आपके पास आऊंगा और पूछूंगा कि कितना सोने में डालना चाहिए, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी, दूसरा मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट कि भाई चलिए बैंक में डिपॉजिट करवा दें, एफडी करवा दें या सेविंग बैंक में या रेकरिंग डिपॉजिट, वो काफी महिलाएं पसंद करती, जो थोड़ा सा इनका वो कह सकते हैं ना कि वो पैसा है जो पता है घर में सबको, ये ऑफिशियल वाला पैसा है, यानी वो ऑफिशियल बचत सेविंग वाली। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिक्स इनकम में, बैंक की एफडीज में, बैंक के सेविंग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय क्या उससे बेहतर ऑप्शंस ढूंढने चाहिए? फाइनेंशियल मार्केट्स में जब निवेश करते हो तो आपको इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार की भी जरूरत और नॉलेज होनी बहुत जरूरी चीज है, और जो डेट मार्केट है उसकी भी नॉलेज होनी जरूरी है, और ऑफ कोर्स जैसे प्रीति ने बताया गोल्ड यानी सोना या चांदी, और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट। जो जब मैं ऑडियंस पोल जनरली करती हूं तो जो सबसे टॉप, जो जैसे बोलते हैं हॉट ऑन द लिस्ट, जो ट्रेंडिंग आइटम्स होते हैं, जो जहां पे आप निवेश करना चाहोगे, यूजुअली जो है सोना और जो रियल एस्टेट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो टॉप द लिस्ट करता है। डेट जो है ना वो आमतौर पे मिस हो जाता है। इंडिया में जो फिक्स्ड इनकम या जो फिक्स्ड डिपॉजिट की जो साइज है वो 100 लाख करोड़ की है, तो बहुत ही, और हमारे हिसाब से ये जो फिक्स्ड इनकम का माध्यम है ये आपको जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको रिटर्न देता है, शायद उसके मुकाबले में कहीं बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। सोनी, सबसे बड़ा मुश्किल काम आपका ही है आज, क्योंकि यहाँ जो हमारी महिलाएं वो इक्विटी मार्केट में सबसे कम इंटरेस्ट रखती है, और वो सही भी है, कोई गलत बात नहीं है। तो आपको ये बताना है इन्हें कि क्यों इक्विटी मार्केट्स इनके लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बात, क्यों इन्हें इक्विटी मार्केट से नहीं डरना चाहिए, ये दूसरी बात, और किस तरह से इक्विटी मार्केट में इन्हें अपना पहला कदम रखना चाहिए। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और म्यूचुअल फंड जब इक्विटी स्कीम में डालता है तो वो जो अपनी मूडी जो लगाता है तो उस पे जो रिटर्न मिलता है उसको ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये क्यों करना चाहिए, तो आपको पता है कि जब धंधा करते हैं आपके हस्बैंड या जो भी आपके घर में मेल मेंबर्स हैं, तो सबसे आप धंधा करते हो उसके लिए बार ब्याज से पैसा भी लेते हो, आप दूसरा सब भी करते हो, घर का कभी कभार आप घर का आपका जो आपकी संपत्ति है, कभी घर का सोना भी बेच के आप धंधे में लगाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो उसी काम हम जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट डायरेक्टली करते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हो, क्या डिफरेंस है मैं बाद में बता दूंगी, बट जब आप करते हो तो इट मीन्स कि आप किसी धंधे में थोड़ा सा आपका कैपिटल लगा रहे हो, तो और वो जो रिस्क कैपिटल है तो हमेशा उस पर रिटर्न ज्यादा मिलता है, बिकॉज उसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आई थिंक इक्विटी में हमेशा रिटर्न ज्यादा होता है, पर उसके लिए हर साल फिक्स रिटर्न नहीं होता। आप भी कह रहे थे कि सारा का सारा सोना या चांदी ना खरीद लें, तो कितना खरीदें ये तो बताइए। हाउएवर एज इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स मैं आज भी यही कहूंगी कि आपको कम से कम जितना पहनने की जरूरत हो बस उतनी की ही ज्वेलरी खरीदे। सोना इन्वेस्ट करने के और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस चूज करें जिसमें आप सोने में भी इन्वेस्ट हो, यानी कि आपने इतने रुपए का सोना खरीद लिया और उसमें आगे आपको रिटर्न भी आ सके कोई तरीके का। उससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है। इसका मतलब ये कि आज मैं अगर सोचूं मेरी तरफ से, तो मैं सोचूंगी कि आज मेरे को ये
ये सोने की इयररिंग्स पहननी है, लेकिन कल मेरे को वो डायमंड की इयररिंग्स, डायमंड का सेट पहनना है, तो इस पैसे को मैं वहां तक कैसे ले जाऊं। तो उस तरह के प्रोडक्ट में, सोने में भी काफी सारे ऐसे दूसरे प्रोडक्ट हैं जिसमें एक तो आपको घर में सोने रखने की या लॉकर में रखने की वो रिस्क नहीं है, ना आपको वो खर्चा है, और सेकेंडली आप उसको इन्वेस्ट करके आराम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, आपका सोना इन्वेस्टेड है, सोने के भाव पे आप जब भी उसको बेचना चाहे हाथों हाथ बेच सकते हैं, जिस तरह सोना बेचते हैं, और उसका पैसा आपके पास आ सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, यानी कि आपने 100 रुपए का सोना खरीदा, उसके ऊपर आपको साल में इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आपका सोना भी आपके लिए कमा रहा है। तो इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहला कदम के इस खास एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं मुंबई में इन तमाम महिलाओं से, और हमारे महिला एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं, और अब लेते हैं इन सबके सवाल। अभी नोटबंदी के पहले गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा था और अभी कम हो रहा है, तो आगे जाकर के गोल्ड कम होगा कि क्या भाव रहेंगे, ये थोड़ा जानना चाह रही थी। ओके, प्रीति जी, ये सवाल आपके लिए है। बिल्कुल। तो सोने के भाव अभी जैसे दुनिया, क्योंकि इंडिया जो हमारे यहाँ जो भाव हम जो भाव रहता है वो इंटरनेशनल भाव के साथ चलता है, मतलब हम फॉलो करते हैं, गोल्ड की रेट एस्टैब्लिश होती है डॉलर्स में और हम यहाँ उसको रुपी में कन्वर्ट करके उसका पैसा देते हैं। तो इंटरनेशनली भी गोल्ड अभी थोड़ा सा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले, ये भी आपके लिए जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि जब हम गोल्ड का भाव देखें तो हम क्या क्या चीज के और भाव देखें। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, डॉलर का जैसे रुपी डॉलर जो हम भाव देखते हैं, आज वो 68 रुपीज अगर लगता है एक डॉलर का, और कल को वो अगर 70 रुपए लगे डॉलर का, इसका मतलब कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब सोना थोड़ा सा कमजोर होगा। ये एक बहुत सिंपल बेसिक चीज है ध्यान रखने की। यहाँ पे जब हम खरीदते हैं सोना तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाव किस तरफ जा रहा है और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करें। अभी मीडियम टर्म में सोना जितना, जैसे हमने पिछले 10-15 दिन में देखा, थोड़ा सा भाव ठीक हुआ है, और आगे भी शायद $15-20 $25 कुछ बढ़ेगा, पर इवेंचुअली सोना अगले साल में कुछ आज के भाव में मतलब 30,000 तक, मैक्सिमम 30-31 हज़ार तक जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं लगती है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए जो एफडी की तरह सेफ हो। लक्ष्मी, आपके लिए सवाल है कि एफडी का सब्स्टिट्यूट दीजिए, ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो सेफ भी है और एफडी से ज्यादा रिटर्न दे। ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे हिसाब से। जिसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है उसमें रिटर्न्स की उम्मीद सबसे कम होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। बट जो एफडी के मुकाबले में जो सबसे क्लोजेस्ट जो आ सकता है हमारे हिसाब से, वो है फिक्स इनकम में निवेश करना। फिक्स डिपॉजिट और फिक्स इनकम समान निवेश करने का तरीका है, लेकिन एक में आपको जो है रिटर्न की गारंटी होती है, जो लाइफ के बाद जो आपकी लाइफ की गारंटी जो नहीं दे सकता वो भी आपको एफडी दे सकता है। लेकिन जो फिक्स इनकम में जब आप निवेश करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, यानी आपके पास 1 साल के लिए पैसे हैं या 3 साल के लिए पैसे या 3 महीने के लिए पैसे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 3 महीने का पैसा है तो जो म्यूचुअल फंड्स में है, एक लिक्विड फंड करके एक है, वो लिक्विड फंड में निवेश किया जा सकता है। आई जस्ट वांट टू नो कि आप जैसे बता रहे हैं कि इक्विटी भी इम्पोर्टेंट है एंड गोल्ड भी, बट द रेशियो शुड बी व्हाट? कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू बाय, मतलब कितनी चीज कौन सी खरीदी जाए, कैसे पता चलेगा? पूनम जी बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एसेट एलोकेशन। जो प्रिडोमिनेंटली एसेट्स है, एक इक्विटी है और एक डेट है और तीसरा गोल्ड है। तो इन सब में कितना निवेश करना ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर, यानी आप जिस लक्ष्य के लिए बचाना चाहते हैं वो कितना दूर है, और तीसरा आपके रिस्क एपेटाइट से, यानी कि आप मार्केट का कितना रिस्क उठा सकते हैं। जो प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है शायद वो आपके लिए अच्छा ना हो, हर एक के इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप कंफर्टेबल है इक्विटी पे तो आपका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की। आप किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर से मिलें और उनसे समझें
और वो आपको समझे कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके बाद ये डिसीजन ले। बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग जो आप बात करें, इट्स अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग क्वेश्चन, इट्स अ प्रोसेस, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बार डिसीजन लेने से नहीं होता, ये टाइम एंड अगेन रिव्यू करना चाहिए और एक्सपर्ट की राय लेके आपके जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन से आप करेंगे तो आपको सेफ एंड सिक्योर्ड फील होगा और आप कंफर्टेबल भी होंगे। जनरली देखिए एक थंब रूल है वैसे, और थंब रूल क्या है? थंब रूल ये कि आप 100 साल जीने वाली है, ठीक है, और 100 साल में से आप अपनी उम्र कम कर दें, मुझे बताए नहीं, सिर्फ कम कर लें, और जितनी बचती है उतना पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए है कि जब कोई यंग होता है तो उसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है और उसके पास लंबे समय तक वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक तो वो उसकी इनकम बढ़ती जाएगी तो उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है आज के दिन में, और उसका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो लंबा है। तो ये दोनों बात इक्विटी को सूट करती है। तो इसीलिए जितनी यंग एज से आप स्टार्ट करें तो उतना इक्विटी में आप ज्यादा अलोकेशन कर सकते हैं। अगर आप 50-60 इयर्स के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उतना आपको ज्यादा डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज रिस्क लेने का आपका एपिटाइट कम हो गया है। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज है, बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं कर सकते और इम्पेशेंट होते हैं, थोड़ा सा बढ़ता है तो हमको लगता है कि चलिए मेरे शेयर का पैसा इतना बढ़ गया है तो आई कैन विड्रॉ। तो उस केस में हम लोगों को एक तो ब्रोकरेज एंड उसके बाद जो टैक्सेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे। जी, तो ये जो इक्विटी में पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बिकॉज हम रिस्क ले रहे हैं और रिस्क लेके पैसा डाल रहे हैं तो ये पैसा कभी शॉर्ट टर्म के लिए लगाना नहीं चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में लगाए हुए पैसे पे भी कभी कभार रिटर्न मिल जाता है तो वो खुशी होती है, बट उसकी कोई गारंटी होती नहीं है। जैसे आप सबके फैमिली में आपको बोलते होंगे कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैं धंधे में लगा के तुमको इतना गुना करके दूंगा, तो वो कल तो वो नहीं हो सकता है, उसके लिए तो टाइम लगता है। तो आप जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप वही सोच के करिए जैसे आप किसी धंधे में लगा रहे हो, घर के धंधे में नहीं लगा रहे हो, किसी और के धंधे में आप लगा रहे हो। तो वो जितना वो रख के आपको उसको पेशेंटली रखना पड़ता है। एज फार एज टैक्सेशन का इशू है तो इक्विटी में जो 1 ईयर के ऊपर जो होता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर जब आप बेच देते हैं तो उसको नॉर्मल जो आपका टैक्स रेट है वो वाला टैक्स लगता है। इक्विटी में सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? अगर 1 साल तक आप शेयर रखते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो टैक्स 0 है। अभी तो ये है। अगर 1 साल के पहले बेचते हैं तब भी 15% है। तो सबसे कम टैक्स की दरें अगर कहीं हैं तो वो इक्विटी में है। हम सभी एक्सेप्ट करते हैं कि लेडीज लोगों के लिए सबसे इजी और सिक्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, पर जैसे मोदी जी का एक आ गया कि आप इतना ही सोना ले सकते हैं, कि लिमिट आ गई है, तो अब हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें जो इजी भी हो हमारे लिए और सिक्योर भी हो? पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी गोल्ड में आप कैसे निवेश कर सकते हैं उसके और काफी तरीके आ गए। उसमें सबसे बेसिक तरीका तो जो आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं वो है, जैसे इन्होंने बताया, वो रियली सेफ है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। प्योरिटी है कि नहीं, कि आप अगर 1000 रुपए का सोना खरीद रहे हैं तो आपको रियली 1000 रुपए का सोना ही मिल रहा है, लेकिन उसके बजाय उसमें 100 रुपए मेकिंग है और फिर इम्प्योरिटी है जो भी है। उसके बजाय काफी अच्छे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। गोल्ड ETFs है जो कि एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं। जिस तरह आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं उस तरह आप 1 ग्राम सोना या 50 रुपए का सोना, 100 रुपए का सोना, 500 रुपए का सोना वहां खरीद सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है, आपको ना घर ले जाने की जरूरत है ना उसको संभालने की जरूरत है, उसकी प्योरिटी डिसाइडेड है। वो एक तरीका है। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका जो कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोने में इन्वेस्ट ना करें, तो एक सॉवरेन बॉन्ड्स है जो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। वो आप जैसे गवर्नमेंट इशू करती है उसको आपके प्री डिसाइडेड, मतलब उसमें 1 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक का आप सोना खरीद सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है, आपको सोना घर ले जाने की जरूरत नहीं है। इसका गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देती है कि आपने इतने रुपए का सोना खरीदा, और उस पर गवर्नमेंट आपको साल के एंड में इंटरेस्ट भी देती है। तो ये एक मेरा मानना है, इस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज की तारीख में ज्यादा बेहतर है। देखिए, अब तक आप लोग जो गोल्ड में पैसा लगाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे मुसीबत के लिए, वो ठीक था,
कोई दिक्कत नहीं, और अब तक हम करते आ रहे हैं और काफी घरों को गोल्ड ने बचाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा बना भी है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब वो कच्चे में से गोल्ड खरीदना कैश में से वो अब बंद हो जाएगा। आपको भी बताया 1 लाख से ज्यादा ज्वेलरी खरीदने की पैन कार्ड लगता है, राइट? तो अब वो तरीका बंद हो रहा है जिस तरीके से हम पहले खरीदा करते थे। तो बदले हुए माहौल के साथ अब गोल्ड से निकलना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। पहला कदम के महिला स्पेशल एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम लेने वाले हैं इन सभी महिलाओं के ऐसे सवाल जिनके जवाब आपके लिए भी जानना जरूरी है। हमारी चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, जवाब देने के लिए तैयार है, आप भी बने रहिए। मेरा सवाल है, मेरी डॉटर 10 ईयर की है और उसको हायर एजुकेशन के लिए मुझे बाहर भेजना है, तो उसके लिए पहला कदम कहाँ कैसे उठाएं? कुछ एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान इनके लिए? इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल वर्क नहीं करेगा इसके लिए। सबसे पहले तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि इंश्योरेंस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन। आप बच्चों के लिए इंश्योरेंस कभी ना खरीदें। वो होती है आपके न रहने पे आपकी फैमिली को सिक्योरिटी दे, उसलिए होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी से प्लान किया है कि इन्हें अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहिए, यानी गोल स्पेसिफाइड है, उसका टाइम होराइजन स्पेसिफाइड है। अभी आपको ये नक्की करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर समझो आज आपको लगता है कि 25 लाख रुपए में मैं मेरे बच्चे को बाहर भेज सकती हूँ, तो उस 25 लाख की कीमत 5 साल के बाद कितनी होगी, यानी उसमें आपको इन्फ्लेशन ऐड करना होगा और फिर उस हिसाब से अपनी सेविंग शुरू करनी होगी। सो एवरीथिंग वॉट एवर अवर गोल इज, उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू आपको अंदाजन, बिकॉज इसलिए हम रिव्यू करने को कहते हैं, उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू मालूम होनी चाहिए और इन्फ्लेशन लगा के उसकी फ्यूचर वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और उसके बाद उसको सिस्टमेटिक ढंग से इस प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। हमने सुना कमोडिटी, इक्विटी, डेट, सभी इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। सो व्हाट अबाउट रियल एस्टेट? आप कहाँ देखते हैं कि व्हेन शुड वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट आज के प्रेजेंट सिनेरियो में? आपको लगता है, बिकॉज 4 साल 5 साल 10 साल पहले भी हम सुनते थे कि प्रॉपर्टी मार्केट्स खराब होने वाले हैं, रियल एस्टेट खराब हो जाएंगे, आप यू शुड नॉट इन्वेस्ट, यू शुड इन्वेस्ट। सो इट्स अ डाइसी सिचुएशन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट? देखिए, 2 चीजें इसमें। पहली बात तो वही जो गोल्ड के साथ लागू होती है कि आपको अपने कंजम्पशन के लिए, पहनने के लिए ज्वेलरी चाहिए, खरीदिए। ठीक उसी तरह से आपको अपने रहने के लिए घर चाहिए, जरूर खरीदिए। और इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला काम वो होना चाहिए कि आपके सर पर अपनी छत हो, अपना घर हो, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। अब इस तरह के बदले हुए माहौल में क्या रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए? मैं कह सकता हूं हमारे चारों एक्सपर्ट्स की राय होगी नहीं। और उसका सिंपल रीजन ये कि रियल एस्टेट में अब तक जो इतनी तेजी बनी वो इस वजह से काफी होती थी कि आप हम सब जानते हैं कि कैश का काफी पैसा उसमें चला जाता था और उस वजह से रोज भाव बढ़ते थे। लेकिन एक और आप अपना परचेजिंग पावर देखें और रियल एस्टेट के दाम देखें तो दोनों मैच नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, हमारा मानना यह है कि रियल एस्टेट के दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले नहीं है, हो सकता है और पूरी संभावना है कि यहां से कम भी हो। ऐसे में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर आप करना चाहें तो वो ये कि कोई अच्छी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपको 8 से 10% के बीच में रेंट का यील्ड देती हो, जिस पर 8 से 10% का रिटर्न आता हो, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। रिटर्न के लिहाज से जो ऑलरेडी लीज पर लगी हो, रेंट पर लगी हो, तो वहां पर आप कमाई कर सकती हैं, जो आपको फिक्स इनकम से थोड़ा बेहतर रिटर्न देगा। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आप जल्दी बेचने वाली नहीं है, तो वो एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हम संस्था को बिलोंग करते हैं, हमारी संस्था के पास भी एक फंड होता है, हम उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें कि उसका बहुत ज्यादा यूज हम बेटरमेंट के लिए कर सके? ये बड़ी जोरदार बात। इस पर एक बार है ना सुनीता जी के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं, ये संस्था के लिए सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी संस्था के लिए जो पैसा ये बचा रही है और जिसको निवेश करना चाहती है, रिस्क तो लेंगी नहीं, तो बिना रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्हीं के पास है। नहीं, एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही रेलेवेंट है, और आज की तारीख में भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, एज आई स्पीक विथ यू, हमारे फंड्स में काफी सारे संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी निवेश कर चुकी है। वही 2 रीजंस की वजह से, उनके पास काफी पैसा आता रहता है और ये जो जैसे कुबेर पात्र है आता रहता है और खर्चे की जरूरत कम पड़ती है, और ये जो पैसा एकदम सेफ रखना रहता है। और दूसरी जो चीज है, अभी नोटबंदी के चलते एफडी के रेट्स भी काफी घट चुके हैं, तो उनके लिए भी मैं वही सलाह दूंगी जैसे मैंने इनको बताया था। जो आप शॉर्ट मैच्योरिटी, जितना आप अपना जो फिक्स इनकम में आप निवेश करेंगे
उनकी जो मेच्योरिटीज जितना आप शॉर्ट रखोगे, जैसे लिक्विड फंड्स हो या शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे हम बोलते हैं, ये जो जब बाजार में पैसा लगाते हैं तो शॉर्ट मेच्योरिटीज, जैसे मैंने 3 महीने का कोई एसेट खरीद लिया या फिर 4 महीने का खरीद लिया, ऐसे शॉर्ट मेच्योरिटी के हम एसेट्स खरीदते हैं। उससे आपका जो पैसा, जो आपके पूंजी है वो एकदम सेफ रहती है। थोड़ी बहुत मार्केट के उतार चढ़ाव की मोहताज है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप 3, 6, 9 महीने या 1 साल के हिसाब से देखोगे, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। 15 दिन से 3 महीने तक के लिए आपको पैसा लगाना है, लिक्विड फंड में लगाइए। 3 महीने से 1 साल के लिए पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म फंड्स में लगाइए। 1 साल से 5 साल के बीच में जो आपको पैसा लगाना है वो आप इनकम फंड में लगाइए, गिल्ड फंड में लगाइए। अब आपको कितने समय के लिए अपनी संस्था का पैसा लगाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। फिर ये सारे म्यूचुअल फंड आपके पास हैं, कोटक है, SBI है, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत ही बेहतरीन फंड्स हैं और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हैं, वहां आप आराम से पैसा लगा सकते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं बेटी को अपनी दहेज में गोल्ड की जगह अगर मैं शेयर्स का बेंच बनाकर देना चाहती हूँ तो क्या मैं राइट हूँ? पहला सवाल तो आपका ये है कि आप क्या अपनी बेटी को दहेज में सोने के बजाय शेयर इस तरह से दे सकती हैं? इसके लिए तो एक बार ममता जी के लिए तालियां होनी चाहिए। ये सोच है जो देश को बदल सकती है और पक्का होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूं जिनके छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप एक अकाउंट म्यूचुअल फंड में, अच्छे इक्विटी फंड में उनके नाम से जरूर खोलिए। चाहे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP करें। ममता जी, आप बजाय शेयर देने के उन्हें कुछ अच्छे फंड्स की स्कीम गिफ्ट करें। और एक और ध्यान रखें, जो मैं कई बार फॉर्मूले बताता हूं कि जैसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप अपने गोल्ड की सारी फोटो निकाल कर रखें। दूसरा फॉर्मूला ये, आपके जिनके घर में आपके डॉटर है, बेटियां हैं, उनके लिए एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके रखें। और उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप चाहें तो दहेज में उसके साथ दें, चाहे तो तब भी आपके पास रखें। उनके नाम का होगा, आप हस्बैंड वाइफ जॉइंट होल्डर होंगे, ताकि जब भी बेचना हो तो आपके साइन की जरूरत है। भगवान न करे कभी भी आपकी बेटी को कोई दिक्कत आए तो उसके लिए एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उस उम्र में भी तैयार है जो आपने बचपन से किया है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आपका जरूर होना चाहिए। डे टू डे की जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, कैशलेस इंडिया की जो है बातें, तो अभी अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तभी भी हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, इसलिए उसके ऊपर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि महिलाएं हम उसमें पहला कदम कैसे बढ़ाएं। ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, हमारी जिंदगी में हमें क्या नहीं पसंद है सबसे ज्यादा? बदलाव। हम जो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं वो लाइफ एकदम सेटल है, कोई टेंशन नहीं, क्यों फालतू की टेंशन लेना है? और ये सबसे बड़ी चीज, ये बदलाव की जो दिक्कत सबसे बड़ी है वो टेक्नोलॉजी के साथ है। कि पहले लगता था लैंडलाइन ही ठीक है, फिर लगा वो नोकिया वाला फोन ठीक है, अब वो टच स्क्रीन आ गया, अब फोन तो स्मार्ट हो गए, आदमी तो स्मार्ट हुए नहीं। खाली स्मार्टफोन हैंडल करने के लिए भी तो स्मार्ट आदमी चाहिए ना। तो हमें फोन से पीछे नहीं रहना है, फोन से आगे बढ़ना है, उनसे ज्यादा स्मार्ट होना है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं कुमुद जी, ये मेरी भी है, सबकी है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसा आपको अभी लगता है, लेकिन एक चीज आपको मैं पक्के से बोल सकता हूं, एक बार इस्तेमाल करिए। आप एक बार आदत डालेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, देखिए बदलना तो पड़ेगा। आई हैव 3 daughters एंड मुझे वो तीनों में उसको विल बना के रखनी है मुझे कि इनका फ्यूचर ठीक चले, कोई डिस्प्यूट ना पड़े। एक 16 साल की है, एक 5 साल की है, तो मुझे उसमें कैसे डिवाइड करूं? तो 3 डॉटर के लिए आपको विल बनानी, बहुत अच्छा थॉट है ये कि आप अभी से देखिए। एक चीज समझ लीजिए, विल बनाने का ख्याल आने का मतलब ये नहीं कि हम कल नहीं रहने वाले हैं क्योंकि हम कैसे जीतेंगे? अभी हमने मरने की तो कभी प्लानिंग की नहीं कि हम तो जीने वाले, मतलब मरेंगे तो दूसरे मरेंगे, हम तो जीने ही वाले हैं, राइट। लेकिन ये थॉट बहुत जरूरी है कि समय रहते हुए आप अपनी वसीयत या विल के बारे में सोचें, और वो कैसे बनानी चाहिए पूनम जी आप बताएं। विल बनाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। हम इसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। विल बनानी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग भी कर रहे हैं, मगर वो अल्टीमेटली बच्चों को, हम हो या ना हो, बच्चों को, जिस बच्चे को जितना चाहे उतने ही मिले, क्योंकि सन्स एंड डॉटर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, एक से ज्यादा बच्चे होते तो प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे यहाँ बेटे और बेटी को लेके भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बेटी को कम देना है, बेटी को ज्यादा देना है, एनीथिंग XYZ जो भी फैमिली वाइज होती है। तो ये बहुत सही तरीका है विल बनाना। और दूसरा बात है नॉमिनेशंस करना। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें नॉमिनेशंस एकदम सही तरीके से रखें।
क्योंकि विल बनाने के बाद भी आपने लिख तो दिया है आपके बेटे को इतना मिले और बेटी को इतना मिले, मगर नॉमिनेशंस प्रॉपर नहीं होंगे तो उसके ऊपर उनका हक जताने में उनको काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो मैंने मेरे करियर में बहुत फ्रीक्वेंटली देखी है। और बिलीव मी, अगर नॉमिनेशन करेक्ट ना हो और विल भी हो तब भी नाकों में दम आ जाता है, वो पैसा आपके सही हकदार को पहुंचे। छोटी छोटी बातें जैसे आपके नाम की स्पेलिंग्स में कभी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम आती है, ये सब बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको सुधार ले अगर कहीं गड़बड़ है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया हुआ, ये अधिकतर आपके हस्बैंड्स करते हैं तो वाइफ्स को पता नहीं होता, वाइफ्स करती है हस्बैंड को पता नहीं होता, जिसके चलते आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब को आपको कंपाइल करके एक सिस्टमेटिक ढंग से कहीं रखना चाहिए। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक तो जैसे आपने बोला था सॉवरेन बॉन्ड का गोल्ड के लिए, इज इट ग्रोइंग, मतलब इसमें मनी कितनी ग्रो होगी? ये तो सोने के भाव से लिंक है, यानी कि जो सोने का भाव आज होगा वही सोने के भाव पे आपको वही उसी को वापस इन्वेस्ट जैसे भाव अगर बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा तो वो बॉन्ड भी बढ़ेगा, लेकिन उसमें सिर्फ ये फर्क है ETF और इसमें ये फर्क है कि आप उसमें एक इंटरेस्ट कंपोनेंट एडिशनल है और टैक्स नहीं है उस पर, तो आपको एक एडिशनल 2.5% का इंटरेस्ट प्रतिवर्ष मिलेगा उसमें। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो लॉक इन है, जैसे आपको अगर परसों उसको वापस रिडीम करना हो या उसमें से पैसा निकालना हो तो शायद इतना आसान नहीं हो। एक्सचेंज पे ट्रेडेड है वो भी, लेकिन इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी ETFs में है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज द बेस्ट। बेसिकली आपको सोने पर 2.5% का ब्याज मिल रहा है। जितने अगर आपने 100 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीदे तो जब भी आप वापस उन बॉन्ड को बेचेगी आपको 100 ग्राम सोने के बराबर के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, और ब्याज अलग से। और नहीं घटेगा तो उसका बॉन्ड का भी घटेगा। हाँ बिल्कुल घटेगा। 26,000 का अगर भाव हो जाएगा तो वो आपको बॉन्ड भी 26,000 का, 32,000 का भाव हो जाएगा तो 32,000 का भाव मिलेगा। इसमें एक एडिशनल चीज और है, आई थिंक आज की तारीख में प्योरेस्ट कैलिब्रेशन उसमें है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो आप नोट करने चाहें तो। अच्छा पहले ये बताएं कि आप में से कितने लोगों के पतिदेव CA हैं और कितने लोगों के पतिदेव बिजनेस में हैं? ओके ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो बिजनेस वालों को ये तो पता है ना कि आपके हस्बैंड हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, पता है ना। अच्छा आप लोगों को पता है ना CA की जो वाइफ हैं कि आपके पतिदेव ऑडिट करते हैं इन बैलेंस शीट्स का। अब आज घर पे जाने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि हम पहला कदम के शो में जाके आए और हमें ये बताया गया है कि हमें हमारे घर की बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है, कि ये बताइए कि हमारे पास क्या क्या सेविंग्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किससे आपने उधार ले रखा है, किसको दे रखा है। अब वो बताएंगे तो नहीं, मना करेंगे तुम्हें क्या करना है, लेकिन आपको पूछना है। और पूछना किस लिए, उसके जवाब मैं आगे आपको बता दूं। पहली बात कि देखिए वो जमाना चला गया जबकि बड़े बड़े परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिली होते थे और उसमें 25 लोग हैं तो क्या करते थे, जो घर का मुखिया वो एक आध आदमी को चुपके से बता के रखता था भाई कि तू ये ध्यान रखना, यहाँ ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हमने किससे उधार ले रखा है, किसको दे रखा है, कल को कुछ अनहोनी हो गई तो जिनको लेना वो तो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। जिनको देना है अगर आपने गलती से पता लगा भी लिया उनका तो वो देने वाले नहीं, वो इतने बहाने बनाएंगे कि आप कभी उनसे पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स कहाँ है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपके पास क्या क्या ज्वेलरी है और वो कहाँ कहाँ पड़ी है। तीसरी बात, आपके जो कोई भी इन्वेस्टमेंट है, जो कोई भी प्रॉपर्टी है, उस हर एक प्रॉपर्टी में आपको जॉइंट होल्डर बनाना जरूरी है। आप अर्धांगी नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो आधा हिस्सा आपका है, तो जॉइंट होल्डर बनाना कंपल्सरी उन्हें बोल दीजिए और जॉइंट होल्डर बनाकर बच्चों को बनाइए नॉमिनीज, ठीक है। तो क्या होता है, अभी देखिए सिंपल चीज है, अगर किसी वजह से पुरुष की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा पत्नी को मिलेगा या बच्चों को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, वही पैसा आप जब बाद में क्लेम करने जाते हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है,
पेपर वर्क करना है, जिसका झंझट है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा समय लगेगा, कभी कोई विवाद खड़ा हो गया तो और झंझट। नहीं तो आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो या आपके कोई म्यूचुअल फंड हो, सिंपल अगर आपने ज्वाइंट होल्डर बना दिया तो नेचुरली उसके बाद ज्वाइंट होल्डर आपका उसका मालिक हो गया। ये एक बड़ी चीज। एक चौथी बात जो मैंने कहा, आप अपनी ज्वेलरी के फोटोग्राफ्स जरूर रखें। पांचवी बात, आपके घर का जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आपके घर के एग्रीमेंट के पेपर्स हो, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, बच्चों की डिग्री हो, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी, जेरोक्स, फोटो कॉपी, आजकल हर बैंक आपको ई लॉकर देता है, उसमें आप रखिए। कभी घर में आग लग गई, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया, चोरी हो गई, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हर एक डॉक्यूमेंट आपका कहीं न कहीं इंटरनेट पे सेव होना चाहिए, जिससे आप मुसीबत के वक्त संभाल सके। एक और बात, आपके हस्बैंड बड़े टेक्नोलॉजी सेवी हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा क्या काम है, ये सब कंप्यूटर में कुछ करते रहते हैं? जी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि इन सारी चीजों के, जितने आपने अकाउंट खोल रखे हैं, बैंक अकाउंट, जितने आपके लॉकर्स हैं, इनके पासवर्ड क्या है। वो बोलेंगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्यों जानना है? ठीक बात है, नहीं जानना, लेकिन ये सारे पासवर्ड कहीं एक ऐसी फाइल में या ऐसी जगह होना चाहिए जिसका आपको पता हो, ताकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ जाए तो आप उन्हें एक्सेस कर सकें। ये एक और बात आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। एक और बात, आप आज शाम को जाकर अपने हस्बैंड से जरूर पूछे, हमारे घर में हमने लाइफ इंश्योरेंस कितना लिया हुआ है। आपके हस्बैंड पूछेंगे कि भाई क्या जरूरत है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं, इतनी सेविंग कर रखी है, इंश्योरेंस में पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, राइट? भाई हम तो सेटल है, सेविंग ही सेविंग है, इधर उधर सब जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तब आपका दूसरा सवाल जो होगा, जब हम इतने सेटल है, इतना पैसा है, तो थोड़ा इंश्योरेंस में पैसा खर्च कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कर दीजिए ना। तो लाइफ इंश्योरेंस आपका होना बहुत जरूरी है। और कितना होना चाहिए? वो उतना होना चाहिए कि आपका जो खर्चा इस वक्त मंथली या ईयरली है, कल को आपके कमाने वाले मेंबर्स फैमिली में ना रहे तो आपको इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए जिसका महीने का इंटरेस्ट उतना है कि आपका घर आराम से चले। ये इंश्योरेंस आपका होना मस्ट है। इंश्योरेंस आपके बच्चों का होना मस्ट है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हाथ से रखें, चाहे बाद में उनकी शादी के लिए हाथ से रखें, कुछ और काम के लिए रखें। एक और बात, और वो है मेडिकल इंश्योरेंस। आज के जमाने में सबसे बड़ा खर्चा अनएक्सपेक्टेड, और वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, हर एक की लाइफ में आता है। ऐसा कोई हमारे मेंबर नहीं होगा यहाँ पर आप लोगों में जो कि कभी हॉस्पिटल में एडमिट ना हुआ हो या उनका कोई फैमिली मेंबर एडमिट ना हुआ हो, ये सब हुआ ही है। तो ऐसे में आपके पास, आपकी फैमिली में, आपके फैमिली मेंबर्स के पास कितना मेडिकल इंश्योरेंस है, ये आपको अपने पतिदेव से जरूर पूछना चाहिए। तो आपका इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी तरीके से ध्यान में रखनी है और आज लागू करना है, तब तो हम समझेंगे कि हमारा पहला कदम यहाँ पर आकर करना सफल है, सार्थक है, राइट? और कुछ अगर आप जोड़ना चाहें। विल्स और ट्रस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आई थिंक इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आई थिंक इसमें थोड़ा हमारे एज विमेन हमारा थोड़ा उसमें ज्यादा फोकस करके और उसको सही तरीके से फ्रेम करवाना, उस पर थोड़ा सा पुश बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार जो हमारे मेल फैमिली मेंबर्स है वो काम में इतना बिजी रहते हैं या उनको लगता है ये तो अभी क्या जरूरत है, अभी करने की जरूरत नहीं है। पर जैसा पूनम जी ने भी अभी बताया कि ये इट शुड बी देयर एट एनी मोमेंट, मतलब जिस समय आपकी कमाई शुरू हो जाए उस समय ये सब चीज़ों के। दूसरे ऑप्शन ट्रस्ट भी हैं जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशन ट्रस्ट है, मैरिज ट्रस्ट है, वो सब कंपोनेंट्स है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के। आपने बहुत अच्छा सबके लिए बताया, पर एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स हैं वो कैसे अपनी सेविंग्स करें, उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स क्या है? देखिए, मेरे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स है और मैं ये विद ग्रेट हैप्पीनेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मेरे दोनों पेरेंट्स के पास
डेट भी है और इक्विटी भी है। जैसे हम कहते हैं कि, और जैसे अनिल जी ने अच्छी तरह से समझाया कि 100 माइनस योर एज के हिसाब से आप इक्विटी और डेट में लगा सकते हैं, उसी के हिसाब से अगर आपका टाइम होराइजन है, आप 75 साल के हो और अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, फैमिली सेटल्ड है, पैसा आता है, आपको पेंशन से पैसा आता रहता है, आपको जरूरत नहीं हो, तो वो सीनियर सिटीजन भी इक्विटी में भाग ले सकता है। एक प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल हो सकता है म्यूचुअल फंड में, वो होता है मंथली इनकम प्लान, MIP। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से कहें, वो आपको समझाएगा। उसमें 10 से 20% तक ही इक्विटी होता है और बाकी 80% वो होता है फिक्स इनकम का, डेट का। तो उसमें पैसा खोने की रिस्क काफी कम है, रिटर्न हो सकता है कम ज्यादा है, लेकिन आपका प्रिंसिपल मोटा मोटी सेफ रहेगा। तो वो एक प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा। आखिरी सवाल ले लें जी। प्रीति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस लेडीज ने लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है और मुश्किल से साल में एक बार भी वो यूज नहीं कर रही है, तो उस चीज का वो कैसे फायदा उठाए? तो सबसे पहली बात तो अगर उसको यूज नहीं करते और आपका इमोशनल, हमारे लिए क्या है, यूज की ज्यादा जरूरत नहीं, हमारा इमोशनल अटैचमेंट बहुत हाई रहता है उस ज्वेलरी से। तो अगर हम उस इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ सकते हैं तो हमको आज की आज उसको इनकैश करके और उसको कोई फास्टर ग्रोइंग एसेट क्लास में, और नहीं भी तो अगर सोने में इन्वेस्ट करना है तो कोई बेहतर तरीके से उसको इन्वेस्ट करें। अगर उस सोने का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नो डाउट, जैसे मैंने कहा, आप बेचने जाएंगे तो जो खरीदा उससे 20-30% तो आपका गया, लेकिन फिर भी बेच दें। बेचकर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, उस बॉन्ड में आप पैसा लगाएं, सोना ऊपर जाएगा, उसका भाव ऊपर जाएगा, सोना नीचे होगा, वो नीचे आएगा, और उस पर आपको 2.5% ब्याज भी मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ अगर आप अगर बेचे और उसमें जो भी आपके जितने भी आपके राशि इकट्ठा हो उसको आप खुद सोचिए अपने अंदाज से कि मेरे को इसको किस तरीके से बढ़ाना है। देखिए, जरूरतें सबकी अलग अलग होती है। आज के इस शो में हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे चारों एक्सपर्ट्स का, सोहिनी जी, लक्ष्मी जी, प्रीति जी और पूनम जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.